प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर यानी कृषि अर्थशास्त्र 2022 का देखिए एक सेट है ये। इसका आपको जो सॉल्यूशन यहाँ बताया जा रहा है। तो कृषि अर्थशास्त्र के वे विद्यार्थी जो कि कक्षा 12 में हैं और जिनका की एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, तो वे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों को यहाँ से लाभ मिलने वाला है। तो चलिए, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अपने इस महत्वपूर्ण सेशन को लेकर आगे, और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को, कौन कौन से इसमें प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं आप सभी लोगों के। देखिए डिस्टेंस बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से किन अर्थशास्त्री ने कहा अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। बहुत ही पॉपुलर है। देखिए ये केवल कृषि अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि ये अर्थशास्त्र वाले पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एडम स्मिथ साहब है। कौन है? एडम स्मिथ साहब जी ने ये कथन कहा हुआ था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की मुझे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कृषि अर्थशास्त्र में, तो निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने कहा अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है वो भौतिक कल्याण का विज्ञान है। तो ये मार्शल जी का कथन है। किसका कथन है? मार्शल जी का। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, तो उत्पादन के उपादान होते हैं। तो उत्पादन के जो प्रमुख उपादान होते हैं वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। प्रतिपल हास नियम निम्न में से किसमें लागू होता है? तो ये होता है डिस्टेंस केवल भूमि में। यानी प्रतिपल हास नियम जो होता है वो केवल किसमें लागू होता है? भूमि में लागू होता है। ये ठीक है ना डिस्टेंस? ये इंपॉर्टेंट है, आपका 4 प्रश्न हुआ ये। और पांचवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से समाप्त है? तो देखिए डिस्टेंस, ये सन 2017 से समाप्त कर दिया गया। यानी पंचवर्षीय योजना की जगह पर जो है नीति आयोग को पूरे फुल पावर के रूप में ला दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। चलिए, अब ये तो बात हो गया आप लोगों का जो कृषि अर्थशास्त्र का पेपर ये चल रहा है आप लोगों के साथ। तो देखिए, निश्चित उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में पढ़ते हैं हम लोग। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बहुविकल्पी की तरह ही है। आप लोग को इसमें भी कम से कम 10 से 15-20 शब्दों में जो आपको ये उत्तर लिखना होता है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की तरह है। देखिए लगान क्या है? लगान के बारे में अगर कहा जाए तो देखिए, लगान जो होता है उत्पादन के उन साधनों को दिए जाने वाले भुगतान के लिए किया जाता है जिनकी पूर्ति लोचदार होती है। तो आधुनिक जो अर्थशास्त्री उनका मानना है कि उत्पादन के उन साधनों को दिए जाने वाले भुगतान के लिए किया जाता है जिनकी पूर्ति लोचदार होती है। तो ये मुख्य रूप से लगान की बात की जाती है। जैसे कर की बात होती है, टैक्स का बात होता है, सेम टू सेम उसी प्रकार से ये लगान की बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का क्या है। उपभोग को परिभाषित कीजिए। उपभोग को परिभाषित कीजिए। देखिए, उपभोग क्या है? वह आर्थिक क्रिया है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। भाई जाहिर सी बात है, उपभोग का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को, किसी चीजों को भोगना। ठीक है ना? उसे ग्रहण करना या उसका जो है लाभ उठाना। तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें मनुष्य किसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। प्रोफेसर एली के अनुसार अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में उपभोग का अर्थ देखा जाए तो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रयोग से होता है। तो एक अगर थोड़ा सा लिख देते हैं, अगर प्रोफेसर एली साहब क्या किसी भी अर्थशास्त्री के अगर शब्दों में लिख देते हैं तो थोड़ा सा एग्जामिनर को आप जो है वो अपने तरीके से थोड़ा सा डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, या एग्जामिनर को एक तरीके से नंबर देने पर मजबूर करने का ये सब रास्ता है। ठीक है ना? एग्जामिनर खुद क्या हो जाता है, मतलब वो विवश हो जाते हैं कि भैया उनका हमको देना ही पड़ेगा नंबर, क्योंकि लड़का जो है वो अलग से चीजें सोच रहा है। चलिए 8वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, तो मांग से क्या तात्पर्य है? देखिए, मांग के बारे में अगर बात की जाए तो मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो कोई व्यक्ति एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार होता है। तो एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए जब कोई वस्तुओं के लिए कोई व्यक्ति जब तैयार हो जाता है तो उसे हम मांग कहते हैं। देखिए मांग और मांग का नियम जो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 9वां जो प्रश्न हम लोग का, देखिए निश्चित उत्तरी में क्या है? पूंजी। तो पूंजी की परिभाषा लिखिए। प्रवृत्ति प्रदत्त उपहारों के अतिरिक्त पूंजी में सभी प्रकार की संपत्ति सम्मिलित है जिसमें आय प्राप्त होती है। ठीक है ना? आय का एक महत्वपूर्ण साधन जो होता है पूंजी। भाई पूंजी आता है तभी उसके माध्यम से आय मिलता है। उत्पादन क्या है? देखिए उत्पादन के बारे में अगर बात किया जाए तो आर्थिक उपयोगिता का सृजन से उत्पादन है। आर्थिक उपयोगिता का सृजन से उत्पादन है। ठीक है, तो जब ये किया जाता है सृजन, यहाँ स्टार्ट किया जाता है, तो ये एली के अनुसार ये कथन है डिस्टेंस, याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं वन लाइनर पर। ये तो आपका एक निश्चित ही था। अब बढ़ते हैं हम लोग लघु उत्तरी की ओर। कम से कम 2 से 3 लाइनों में जो लिखा हो जाता है उत्तर जिसका, ये अति लघु उत्तरी प्रश्न है।
हासमान प्रतिफल नियम से आप क्या समझते हैं? हासमान प्रतिफल नियम से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपादानों की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य उपादान या उपादानों की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में घटते हुए अनुपात में वृद्धि होती है, तो अर्थशास्त्र में इस प्रवृत्ति को प्रतिफल ह्रास नियम या घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। देखिए, कुल उपादानों की मात्रा को स्थिर रखकर देखा जाए तो अन्य उपादानों की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में घटते हुए अनुपात से वृद्धि होती है। भाई जाहिर सी बात है कि जब उसको आप रोक दिए तो कुल उत्पादन में घटते हुए अनुपात से वृद्धि होगी। तो अर्थशास्त्र की इस प्रवृत्ति को हम लोग बोलते हैं प्रतिफल ह्रास नियम, यानी घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर शुद्ध आय की ओर। देखिए, शुद्ध आय क्या है? शुद्ध आय के बारे में बात किया जाए तो शुद्ध आय से तात्पर्य होता है उस राशि से जो व्यक्ति या व्यवसाय लागत भत्ते और करों में कटौती के बाद करता है। ठीक है, वाणिज्य में कहा जाए तो देखिए, शुद्ध आय वह आय है जो व्यवसाय ने वेतन और मजदूरी, माल की लागत या कच्चे माल और करों सहित सभी खर्चों के बाद छोड़ दिया है। देखिए डिस्कस कर, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें वेतन निकाल दीजिए सभी लोगों का, सबकी मजदूरी निकाल दीजिए, माल की जो लागत लगी उसे निकाल दीजिए, कच्चे माल और जो कर टैक्स भर रहे हैं, सभी खर्चों को छोड़ने के बाद जो आय बचता है, जो कमाई बचती है एक तरीके से वो बिजनेस का या उस फर्म का, तो उसे ही हम लोग शुद्ध आय की बात कहते हैं, या उसे ही हम लोग शुद्ध आय की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, संगठन को परिभाषित कीजिए। देखिए, संगठन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा डिफिनेशन यहाँ पर? संगठन की परिभाषा का देखा जाए तो विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण सहकारिता स्थापित करना ही संगठन कहलाता है। यानी उत्पादन के साधनों को उपादान को एक उचित अनुपात में एकत्रित करके अधिकतम उत्पादन के प्रयास को संगठन कहते हैं। संगठन का मतलब होता है जोड़ना ना, यानी एकत्रित करके अधिक उत्पादन मैंने कैसे प्रयास किया जाए, कैसे उसको और मजबूत बताया जाए, कैसे जो फर्म है उसको और बेहतर तरीके से आगे लेकर बढ़ाया जाए, तो ये संगठन का ही काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ही काम होता है। ठीक है, प्रोफेसर हैन के अनुसार भी देखिए यहाँ पर लिखा गया है ये कथन, तो किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के साधनों को सर्वोत्तम ढंग से समायोजित करने के कार्य को संगठन कहा जाता है। तो प्रोफेसर हैने साहब ने देखिए इसको बाकायदे एकदम क्लियर कर दिया। आप डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेंगे जब हैने जी के अनुसार में, तब आप लोग को संगठन एकदम अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 14वें प्रश्न की। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी वह दशा है जिसमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने की इच्छा रखता है प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता है। भाई जाहिर सी बात है, जैसे वो करना चाहता है जिस काम को उस काम में नहीं मिल रहा और उसकी जिसको उस प्रकार की मजदूरी भी नहीं दी जा रही है, तो एक तरीके से वो बेरोजगारी की दशा में रहता है। प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है नीति आयोग, या जिसे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। नीति थिंक टैंक है जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नीति आयोग देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी प्रासंगिक सलाह देता है। देखिए दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर भी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और प्रथम की भी बात करता है तो प्रथम में भी वही है, क्योंकि भाई जब से यही आए तब से नीति आयोग भी आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है जनसंख्या दबाव से आप क्या समझते हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनसंख्या दबाव से आप क्या समझते हैं? देखिए, जनसंख्या घनत्व से अगर देखा जाए तो अर्थ मानव भूमि अनुपात, यानी कितने भूमि पर कितने मानव रह रहे हैं, इसका जो अनुपात होता है उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से देखते हैं। यानी अगर दूसरे शब्दों में अगर थोड़ा सा और इसको सरल करने का प्रयास किया जाए तो किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को ही जो बोलते हैं हम लोग जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनसंख्या दबाव या जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो इस तरीके से होता है। ठीक है ना, इस जनसंख्या घनत्व को एक देश की कुल भूमि में कुल जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व जो प्रति वर्ग किलोमीटर जो था वो 382 व्यक्ति था। यानी 382 व्यक्ति जो थे प्रति वर्ग किलोमीटर में वो निवास करते हैं। ये कौन किस जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। जो 1901 की गणना के समय 77 व्यक्ति थे। यानी 1901 में जब गणना हुई थी तो उस जनगणना हुआ था तो उस समय 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे, लेकिन वही 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो गया। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो किसी स्थानीय क्षेत्र में अधिक होता है तो किसी में कम होता है। भाई जाहिर सी बात है, तभी रेशियो चीजें होती है, दबाव सब के रूप में निकाली जाती है। तो
इसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति, जलवायु, सिंचाई साधन, व्यापार परिवहन साधन, माल व जीवन की सुरक्षा आदि है। इसमें इन सभी चीजों को देखिए शामिल की जाती है। सभी विचारधाराएं जो बातें होती है इसमें शामिल की जाती हैं। चलिए देखिए, ग्राम्य जीवन के उद्देश्य, उद्भव एवं विकास पर टिप्पणी लिखना है। ग्राम्य जीवन, देखिए ग्रामीण जीवन के उद्भव एवं विकास पर टिप्पणी लिखना है। तो जब मनुष्य ने खेती करना नहीं सीखा था, तब वह खाने पीने की वस्तुओं की खोज में इधर उधर भटकता फिरता था। भाई जाहिर सी बात है, वस्तुओं को खोजना ही पड़ेगा खाने पीने के लिए, इधर उधर क्या करता था, भटकता फिरता था। उसका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था। भाई जाहिर सी बात है, धीरे धीरे जब मनुष्य ने खेती करना सीखा तो अब उसे समझ में आया कि हमारा निश्चित एक निवास होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, अब खेती करेंगे तो भाई बदल तो नहीं कर सकते हैं, अब दूसरे जहाँ जाएंगे फिर से उपजाऊ जमीन बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ बनी बनाई चीजें हैं लिया, तब वह एक ही स्थान पर भूमि से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं उत्पन्न करने लगा। इससे उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रही। जहां जहां उपजाऊ भूमि मिली वह वहीं पर लोग स्थायी रूप से बसने लगे और खेती करने लगे। आज हम लोग देखिए बोलते हैं हमारे पास इतना खेत है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम अपने खेत में गेहूं लगाए हैं, चावल लगाए हैं, जो भी बोते हैं आप, जो भी बोया जाता है, जो भी पैदा किया जाता है, जो भी पैदावारी की जाती है, तो क्या कैसे कर रहे हैं वो अपने यानी स्थिर रह के खेती करना लोग सीखे। इस प्रकार कुछ परिवारों के एक भूखंड में निवास करने, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ बटाने में से तथा मिलकर प्रकृति से संघर्ष करने में उससे उनमें सामुदायिक भावना का विकास हुआ। इस सामुदायिक भावना के फलस्वरूप ग्राम नामक आर्थिक तथा सामाजिक संगठन का उदय हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप लोग का था। प्रश्न प्रश्न संख्या 17 और स्क्रीन शॉट मारते हुए चलिए इसका डिस्कशन तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। सहकारी समिति क्या है, भारतीय कृषकों के लिए इसका क्या महत्व है। देखिए सहकारी कृषि समिति, सहकारी कृषि समिति क्या होता है इसको ध्यान से देखिए। सहकारी कृषि समिति क्या होता है, जिसे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटीज कहते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि अनेक जो छोटे छोटे कृषक अपनी जोतों को मिलाकर एक बड़ा फर्म बना लेते हैं। देखिए इसमें देखिए यहाँ छोटे छोटे जो कृषक होते हैं अपनी जोतों को मिलाकर एक बड़ा फर्म बना लेते हैं तथा एक सहकारी कृषि समिति की स्थापना कर लेते हैं। इसकी सहकारी कृषि समिति की स्थापना कर लेते हैं। फिर वे सब समिति के निर्देश के अनुसार मिलजुल कर खेती करते हैं। सहकारी कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो किसानों की व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता तथा भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है। ऐसी बात नहीं कि भैया ठीक है अब यहाँ एकजुट हो गया तो उसका स्वामित्व कोई एक हो गया, ऐसा नहीं है। आप अपनी जमीन के जैसे मालिक थे आप वैसे ही हैं, ठीक है, लेकिन मिलजुल कर या एक तरीके से एक समिति बनाकर जब आप काम करेंगे तो चीजें जब नुकसान भी होंगी या तो चीजें जब मिलेंगे भी तो उस तरीके से उस पर काम होगा। ठीक है, सभी कृषक क्या करते हैं, खेती के काम में भाग लेते हैं। कृषि कार्य के लिए उन्हें मजदूरी मिलती है तथा सामूहिक उपज में से कृषि खर्चों को निकालकर शेष राशि को सदस्यों के बीच उसी भूमि के अनुपात में बांट दिया जाता है। इस प्रकार किसानों को बड़े पैमाने की कृषि के लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, देश में अगर देखा जाए तो मुख्यतः 4 प्रकार के सहकारी जो कृषि समितियां स्थापित की गई। कितनी प्रकार के, 4। देखिए इसमें पहला कौन सा है, सहकारी आसामी कृषि समिति। पहला कौन है, सहकारी आसामी कृषि समिति। दूसरा क्या है, सहकारी संयुक्त कृषि समिति। ठीक है, और तीसरा जो है यहाँ पर इसमें जो शामिल किया गया सहकारी सामूहिक कृषि समिति, और चौथा जो है उन्नत कृषि समिति। ठीक है, तो ये चारों का नाम आप लोग याद रखिएगा। सहकारी कृषि समितियां अगर देखा जाए तो किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है ना, फसली ऋण, ठीक है ना, फसली ऋण उपलब्ध कराती है तथा खेती के लिए आवश्यक खाद एवं बीज उपलब्ध कराती है। यह सहकारी कृषि को बढ़ावा देती है। ठीक है, सहकारी कृषि की विशेषताओं के बारे में अगर हम लोग बात करते चले यहाँ पर तो देखिए मुख्य रूप से जो है भारत में मुख्यतः देखा जाए तो सहकारी संयुक्त कृषि को अपनाया गया है। बाद में सहकारी जो खेती है, सहकारी खेती, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है देखिए। पहला अगर पॉइंट बात करें हम लोग तो कोई भी एक या अधिक कृषक स्वेच्छा से सहकारी कृषि समिति का गठन कर सकता है। ये देखिए बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा क्या है, सदस्यों द्वारा भूमि को मिलाकर एक बड़ा चक बना लिया जाता है। ठीक है ना, चकबंदी जो बात करते हैं आप लोग, भूमि पर सदस्यों का स्वामित्व तो बना रहता है। चौथा जो है कृषि संयुक्त रूप से की जाती है। और पांचवा जो महत्वपूर्ण इसमें रहेगा, सदस्य श्रमिक के रूप में काम करते हैं तथा उन्हें उनके श्रम के बदले पारिश्रमिक दिया जाता है। ठीक है ना, ये था इस तरीके से देखिए आप लोगों का लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी, निश्चित उत्तरी प्रश्न, तो ये आपके साथ व्याख्यान किया गया। अब देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ से स्टार्ट हो रही है। विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए। कृषि अर्थशास्त्र क्या है, राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र के महत्व की विवेचना कीजिए। तो स्क्रीन शॉट मार के इस पेपर को, इसका जो उत्तर है वो रख लीजिए और इसे तैयार कर लीजिएगा अच्छे से आप सभी लोग। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सेशन हम लोग का जो है लगभग वो 14 मिनट समथिंग हो गया है, तो इसे हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। देखिए स्क्रीन शॉट मार के इसका रख लीजिएगा दोस्तों, सबका सब जो है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो
एडम स्मिथ साहब का एक कथन था, देखिए उन्हीं के तथ्यों में देखिए किस पर क्यों उन्होंने बल दिया, क्या क्या कहे उन्होंने, तो उसके बेस पर जो इसका व्याख्यान किया गया है। तो स्क्रीनशॉट मार के इसका जो प्रश्न का उत्तर है उसे भी रख लीजिएगा, डिस्टेंस तैयार कर लीजिएगा। जो अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप बोलिए, ठीक है। आपको जब आप लोग का फीडबैक मिलता है देखिए डिस्टेंस, तब आप लोग के लिए जो कंटेंट बनाने में, चीजें करने में और भी आनंद आता है कि हाँ हमारी चीजें जो है हमारे डियर स्टूडेंट को पसंद आ रही है। विनिमय से क्या समझते हैं, विनिमय के लाभों का वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये प्रश्न है, इसका उत्तर है, इसे भी देख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मार के इसे भी रख लीजिए। वितरण में देखिए यहाँ पर जो है अथवा मांग के नियम की व्याख्या कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मांग का नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और साथ तरीके से आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे आप कृषि अर्थशास्त्र के हो, तो मांग के नियम को तो पढ़ के ही जाइएगा, इसे छोड़िएगा मत। देखिए मान्यताएं इसकी क्या क्या है, ठीक है ना। और इस तरीके से देखिए उदाहरण द्वारा मांग के नियम की व्याख्या किया गया है, और रिकार्डो के लगान के सिद्धांत के बारे में व्याख्या करना है। तो इस तरीके से देखिए पूरा का पूरा ये है क्वेश्चन, देखिए ठीक है। तो ऐसे आप लोगों का देखिए यहाँ पर जो पेपर है प्रश्न पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा महत्वपूर्ण आप लोगों का सेशन। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर लीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक गुड बाय, जय हिंद जय भारत।